अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक रबर क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। अगर जो आप लोग इसको देख रहे होंगे तो एक बार अगर जो चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देखिएगा कि इसमें हमने हर चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इंक्लूड किया है। आप देखेंगे कि प्राकृतिक रबर क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे बनाने की विधि क्या है, इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं, या तमाम तरह की कोई भी क्वेश्चन पूछी जाती है तो हम लोगों को देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे प्राकृतिक बहुलक, तो ये प्राकृतिक बहुलक का तो पूर्ण उदाहरण है ही प्राकृतिक रबर। लेकिन प्राकृतिक रबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने आप में इसको हम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो प्राकृतिक रबर में सबसे पहले ये जानना है कि प्राकृतिक रबर के जो पेड़ होते हैं वो खास प्रकार के पेड़ होते हैं जिनका नाम है हेबिया ब्रासिलिएंसिस। हेबिया ब्रासिलिएंसिस एक पेड़ का नाम है और दूसरा का नाम है ग्वायुल। मैं यहाँ पे दोनों पेड़ों का नाम ऑलरेडी लिख दिया हूँ और इसको रबड़ पेड़ भी कहा जाता है। तो अगर जो आपको नाम नहीं याद आएगा तो आप लिख सकते हैं कि रबर पेड़ से दूध निकाला जाता है, तो भी आपका सही हो जाएगा। अगर जो नाम याद आ रहा है तो इसमें ग्वायुल नाम जो है कॉमन है, ये काफ़ी आसान है, या हेविया या ग्वाइल लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम इस प्रकार से है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है तो विश्व के कई देशों में, लेकिन मुख्यतः जो होता है ज़्यादा से पाया जाता है तो श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलाया में और कुछ भारत में भी पाए जाते हैं। अब देखिए, इसका मैंने स्थान भी लिख दिया है कि स्थान कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलाया में और भारत में और इत्यादि देशों में भी ये पाया जाता है। तो हमारा 2 पॉइंट्स यहाँ कंप्लीट हो गया है कि रबर पेड़ का नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि किस तरह से प्राकृतिक रबर को तैयार किया जाता है। मैंने यहाँ पॉइंट करके लिखा है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना है क्योंकि आपको इसको खूब अच्छी लैंग्वेज देना है और खूब अच्छे तरीके से समझाना है। लेकिन मैंने पॉइंट्स इसलिए दिया है क्योंकि पॉइंट्स आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद हो जाए, और कॉन्फिडेंस के साथ जब आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे तो आप उसको लैंग्वेज आसानी से दे पाएंगे। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट दिया है कि रबर के पेड़ में से दूध निकाला जाता है, और उसको कैसे निकाला जाता है, जैसे पेड़ हो जाते हैं तो पेड़ ऐसे हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है ना, क्रॉस एक लगाया जाता है, खांच लगाया जाता है, और खांच के बाद इसमें एक लॉकर लग जाता है और इसमें एक पात लटका दिया जाता है, और इस पात में क्या हो जाता है, ये चू कर इसमें इकट्ठा हो जाता है, और फिर पेड़ से जैसे वो निकल जाता है फिर दूसरा खांच लगाया जाता है। ऐसे रोज लगा दिया जाता है और शाम को किसी टाइम में, एक टाइम में निकाल लिया जाता है। तो रबर के पेड़ से दूध निकाला जाता है और इसमें 30 से 40% रबर उपस्थित होता है, और बाकी जो होता है 70 से 60% वो वेस्ट मटेरियल उसमें होता है। यानी जो रबर का दूध प्राप्त होता है उसमें मुख्यतः जो रबर होते हैं वो 30 से 40% ही उसमें पाए जाते हैं। तो पहला लाइन यह है कि रबर के पेड़ से दूध निकाला जाता है और इसमें रबर की मात्रा 30 से 40% होती है। जब दूध को हम निकाल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि दूध को जल द्वारा, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल डालकर क्या कर लिया जाता है, तनु कर लिया जाता है, पतला कर लिया जाता है, और थोड़ी देर तक उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जब पतला किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि अशुद्धियाँ जो होती है नीचे की तरफ बैठ जाती है, और जो ऊपर साफ द्रव होता है ऊपर की तरफ आ जाता है। तो अशुद्धियों को छोड़कर बाकी सारे द्रव को हमारे यहाँ जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में क्या होते हैं, डालेंगे तो नीचे गंदगी जो होती है बैठी रह जाएगी। हमारे यहाँ उसे पसाना कहते हैं ना, पसा देंगे मतलब उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएगी और ऊपर साफ द्रव एक दूसरे बर्तन में स्थानांतरित कर लिया जाता है। मैंने यहाँ पे उसको भी लिख दिया है। और अगला पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा हो गया, जब उसको पसा लिया जाएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, उस द्रव में एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल। इसमें एसिटिक अम्ल, इस द्रव में एसिटिक अम्ल को मिलाया जाता है, और जिससे द्रव अस्कंदित हो जाते हैं। यानी द्रव क्या हो जाते हैं, अस्कंदित हो जाते हैं। और अस्कंदित होना मतलब समझ ही रहे, जैसे जो रबड़ होते हैं वो अलग अलग निकल कर एक जगह क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जैसे दूध में छेना कैसे निकल जाता है, उसी टाइप से तो इस प्रकार से अस्कंदित हो जाते हैं। और उस अस्कंदित जो द्रव होता है उसको क्या किया जाता है कि
बाहर निकालकर स्टोर कर लिया जाता है। मैंने उस बात को यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख दीजिएगा कि अस्कंदित जो रबड़ होते हैं उसको एक रोलर से गुजारा जाता है और उस रोलर से क्या किया जाता है, मन चाहे सांचों में ढाल लिया जाता है या बड़ा सा एक रोल बना लिया जाता है। उस रोल से बाद में भविष्य में जो भी रबड़ बनाना होता है, रबड़ का स्ट्रक्चर देना होता है, उसको लिया जाता है और इसमें जो होता है 95% रबड़ प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या किया जाता है, रबड़ के पेड़ से दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद उसमें जल को मिलाया जाता है। जल मिलाने के बाद उसको तनु किया जाता है, क्योंकि उसमें 30 से 40% रबड़ होता है। और जब उसको तनु किया जाता है तो सुधियाँ नीचे बैठ जाती हैं और साफ द्रव को ऊपर से पसा लिया जाता है और पसाने के बाद उसमें एसिटिक अम्ल डाला जाता है और एसिटिक अम्ल डालने के बाद वो क्या हो जाते हैं, अस्कंदित हो जाते हैं। और अस्कंदित होने के बाद जो रबड़ हमें प्राप्त होते हैं उसको एक रोलर के माध्यम से या मन चाहे सांचों में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे जो चीज़ हमें प्रयोग करना होता है प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ जो रबड़ होते हैं थोड़ा कठोर होते हैं और कुछ जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। दोनों का अलग अलग यूज होता है, देख लेंगे। यहाँ पे उपयोग को भी मैंने लिखा है कि इसका उपयोग क्या क्या है। दस्ताना बनाने में, रबर बैंड बनाने में, ट्यूब तो समझ ही रहे हैं, टायर के अंदर होता है। कठोर रबर से और अच्छा क्वालिटी का ट्यूब बनाया जाता है, टायर बनाया जाता है। संवाहक पट्टे आप समझ ही रहे हैं, एक मशीन को दूसरे मशीन से जोड़कर जो पट्टा क्या करता है, चलाता है, वो क्या होता है, संवाहक पट्टा होता है। इन तमाम तरह की चीज़ें इसे बनाई जाती है। तो मुझे लग रहा है कि प्राकृतिक रबर क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर इसको एक बार पीछे करके देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे संश्लिष्ट रबर क्या है और इसके प्रकार को बताएं। तो देखिए, संश्लिष्ट रबर भी प्राकृतिक बहुलक के बिल्कुल सदृश नहीं होते हैं, लेकिन उसी के जैसे काम करते हैं। और प्राकृतिक रबर के बहुत जगह उपयोग न होकर आज की डेट में कृत्रिम रबर यानी संश्लिष्ट रबर का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे संश्लिष्ट रबर क्या है, इसके प्रकार को लिखे। संश्लिष्ट रबर को कृत्रिम रबर भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल रबर भी कहा जाता है। यानी जो भी सवाल आता है आर्टिफिशियल या कृत्रिम या मानव निर्मित करके, तो फिर भी उसका भी आंसर यही होगा, है ना। तो संश्लिष्ट रबर ऐसे रबर को कहते हैं जिसे कृत्रिम तरीके से या मानव के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रबर कहते हैं, जिसका प्राकृतिक स्रोत बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसे प्राकृतिक से निकाला जाता है और प्राकृतिक के द्वारा उसका स्रोत होता है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जाता है बहुत ज़्यादा केमिकल और बहुत सारी चीज़ों को लगाकर, तो क्या हो जाता है, कृत्रिम कहलाता है। अब यहाँ पे आता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके प्रकार 5 होते हैं, बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे। पहला प्रकार को देखेंगे, ब्यूना एस रबर, बड़ा फेमस है। और मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आपका है इसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन समाहित है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो वहां से भी क्वेश्चन तैयारी होगा। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यूना एस रबर के बारे में टिप्पणी करें, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमने इसको लॉन्ग में काफी सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है। तो ब्यूना एस रबर क्या है। ब्यूना एस रबर आप इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन और एस मतलब होता है एस्टाइरिन। ध्यान देंगे, ब्यूना मतलब होता है ब्यूटाडाइन और एस मतलब होता है एस्टाइरिन, यानी ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन के मिलने से बना हुआ रबड़ ब्यूना एस रबड़ कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ब्यूटाडाइन और एस मतलब एस्टाइरिन, यानी ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन के मिलने से जो रबड़ बनता है वो क्या कहलाता है, ब्यूना एस रबड़, यानी ब्यूटाडाइन के एन अणु और एस्टाइरिन के एन अणु, मतलब इसके भी बहुत सारे अणु और इसके भी बहुत सारे अणु जब मिलाए जाते हैं किसकी उपस्थिति में, तो ध्यान देने वाली बात है सोडियम की उपस्थिति में, यानी सोडियम उसमें मोस्टली रोल निभाएगा, यानी बिना सोडियम की उपस्थिति में इस रबड़ का निर्माण नहीं होगा। यानी सोडियम की उपस्थिति में जब बहुलीकरण किया जाता है तो ब्यूना एस रबड़ बनता है। कौन सा रबड़ बनता है, ब्यूना एस रबड़। मुख्य बातें यहां पे यही है, जो इसका लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है कि ब्यूटाडाइन के एन अणु और एस्टाइरिन के एन अणु, तो ब्यूटाडाइन के लिए ब्यूना आ गया और एस्टाइरिन के लिए एस आ गया, यानी ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन के मिलने से जिस रबड़ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, ब्यूना एस रबड़ कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्यूटाडाइन का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है और एस्टाइरिन का भी सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्यूटाडाइन के सूत्र को लिखें। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
तो इसको आसान तरीके से लिखना है, 4 कार्बन लगा देना है, दोनों किनारे डबल बॉन्ड कर देना है, बाकी जगह हाइड्रोजन सजा देना है, ऑलरेडी ब्यूटाडाइन आपको आसानी से लिखने आ जाएगा। क्या लिखने आएगा? ब्यूटाडाइन। कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन देंगे, दोनों साइड में डबल बॉन्ड लगाएंगे और बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और सभी जगह हाइड्रोजन को डेकोरेट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका ब्यूटाडाइन बन जाएगा। कंप्लीट हो गया। एस्टाइरिन का है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, इसको भी देख लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, लेकिन ये उतना डिटेल में नहीं आएगा। आएगा कि ब्यूना एस रबड़ क्या है, कैसे बनता है। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के संयोग से एन की उपस्थिति में इसको लैंग्वेज डाल दीजिएगा, फिर रिएक्शन लिख दीजिएगा। इसका उपयोग क्या होता है? टायर बनाने में और ट्यूब बनाने में। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, लेकिन इसको 2 लाइन में कर दीजिएगा, टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में। थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ओके। अब हम लोग आते हैं ब्यूना एन रबड़। ब्यूना एन रबड़ कैसे बनता है इसको देखेंगे। ब्यूना एन रबड़ को पहले समझेंगे। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन और एन मतलब नंबर, एनवें नंबर मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, यानी ब्यूटाडाइन के बहुत ज्यादा संख्या में एनवा नंबर को, यानी एन मतलब क्या हो गया, यहां पे देखिए एन लिखा है, यानी एनवें नंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब बहुलीकरण किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? तो सोडियम की उपस्थिति में, तो ब्यूना एन रबड़ का निर्माण होता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि ब्यूटाडाइन के काफी सारे एकलकों को, यानी एन मतलब बहुत सारे एकलकों को जब क्या किया जाता है, बहुलीकृत किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? तो एन की उपस्थिति में, तो ब्यूना एन रबड़ का निर्माण होता है। यानी एन मतलब यहां पे नंबर को डिनोट कर रहा है और वहां पे एस जो था वो स्टाइरिन का डिनोट कर रहा था, यानी स्टाइरिन को डिनोट कर रहा था। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो हम अब लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं और तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर का जो है कि क्लोरोप्रीन के काफी सारे एकलकों को जब मिलाया जाता है, क्लोरोप्रीन के बहुत सारे एकलकों को जब मिलाया जाता है तो हमारा नियोप्रीन रबर तैयार होता है। तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं देना है, जैसे हमने ब्यूना एस ब्यूना एन पढ़ा भी उसी प्रकार से इसमें नियोप्रीन रबर जो होता है, नियोप्रीन में क्या होता है कि सिर्फ क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण होता है, क्लोरोप्रीन के एकलकों को बहुलीकरण किया जाता है, तो जिस रबर का निर्माण होता है उसका नाम होता है नियोप्रीन रबर। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो गैस्किट्स बनाने में और हॉजेज बनाने में। हॉजेज समझ रहे हैं, पानी उनी रखने के लिए जो स्टोरेज होते हैं 1000 लीटर 2000 लीटर के, तो उस हॉजेज को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उसके ये तीसरा नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको काफी अच्छे से हमने इसमें दिखाया। ब्यूटाइल रबर क्या है? ब्यूटाइल रबर यानी चौथा नंबर है जो संश्लिष्ट रबर का प्रकार है। ब्यूटाइल रबर क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सम्मिलित है, इसको ध्यान दीजिएगा। ब्यूटाइल रबर क्या है? तो ब्यूटाइल रबर वैसे रबर को कहते हैं जिसमें 97 भाग, कितना भाग? 97 भाग आइसोब्यूटिलीन का हो। किसका हो? आइसोब्यूटिलीन का हो। और 3 भाग किसका हो? आइसोप्रीन का हो। तो ये आपका आइसोब्यूटिलीन है और ये आपका आइसोप्रीन है। ये कितना भाग है? 97 भाग है और ये 3 भाग है। इसमें -80 डिग्री से लेकर 100 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जब इस अभिक्रिया कराया जाता है, किस विलायक की उपस्थिति में? तो CH3Cl विलायक की उपस्थिति में, और उत्प्रेरक के रूप में रहता है AlCl3। यानी ये दोनों बातों को लिखना पड़ेगा कि 97 भाग आइसोब्यूटिलीन और 3 भाग आइसोप्रीन जब -80 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच विलायक CH3Cl तथा उत्प्रेरक AlCl3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ब्यूटाइल रबर का निर्माण होता है। इसको आप लोगों को याद कर लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, लिख लेना है, इससे याद हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। इसका आप लोग देख सकते हैं 5वां नंबर है थायोकोल रबर। इसमें आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। डाइक्लोरोएथेन क्या है? डाइक्लोरोएथेन और सोडियम पॉलीसल्फाइड, ये दोनों के एन यानी एकलकों के मिलने से, यानी एन मतलब एकलकों के मिलने से, यानी उसका जब बहुलीकरण होता है तो थायोकोल रबर का निर्माण होता है। तो ये लिखना है लैंग्वेज में कि थायोकोल रबर कैसे बनता है। तो डाइक्लोरोएथेन और सोडियम पॉलीसल्फाइड, डाइक्लोरोएथेन और सोडियम पॉलीसल्फाइड, यानी जितने भी हमने संश्लिष्ट रबर के बारे में बताया और जिस जिस से निर्माण होता है उसको पूरी तरीके से हमें याद कर लेना है।
क्योंकि आ सकता है कि ब्यूना एस रबड़ किसे कहते हैं, यानी ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन से बनता है। ब्यूना एन रबड़ क्या है, ब्यूटाडाइन के nवें नंबर एकलकों से होता है। नियोप्रीन रबर क्या है, यानी जो रबर है वो कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, उसको ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन ऑलरेडी अपने आप में अलग अलग है और इसकी संरचना सूत्र और इसका उपयोग काफी अच्छे से हमने बताया है और आपको हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा से ये समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि डायोक्लोरोएथेन और सोडियम पॉलीसल्फाइड के बहुलीकरण से, यानी इन दोनों के एकलकों के मिलने से थायोकोल रबर का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहां कहां होता है देख लेंगे। विलायकों के भंडारण हेतु टैंक बनाने में, विलायकों के भंडारण हेतु टैंक बनाने में, रसायनों को बनाने वाले बर्तन में, जैसे रसायन होता है वो काफ़ी किसी भी चीज़ से रिएक्शन कर जाता है तो थोड़ा सा कठोर चाहिए, मजबूत चाहिए, तो उस रसायनों को बनाने वाले बर्तन के रूप में उपयोग होता है। और रॉकेट इंजनों के ठोस प्रणोदक बनाने के लिए, जो प्रणोदक भरे जाते हैं जिससे रॉकेट का उड़ान लॉन्चिंग होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रणोदक बनाने में। तो इस प्रकार से ये आपका संश्लिष्ट रबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर सवाल जो है किस प्रकार से है, संघनन बहुलीकरण के महत्वपूर्ण बहुलकों के निर्माण को बतावें। इसमें काफी सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। संकलन बहुलीकरण के महत्वपूर्ण बहुलकों के निर्माण को बतावें, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें जो उसके महत्वपूर्ण निर्माण है ये इस प्रकार से हैं। पॉलीएमाइड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लाइलन 66 और लाइलन 6। ये 2 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि लाइलन 66 क्या है, लाइलन 6 क्या है, या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लाइलन 66 और लाइलन 6 में क्या अंतर है। तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं और फिर देख लेते हैं। दूसरा है पॉलिस्टर में क्या होता है, 3 होते हैं, डेक्रॉन या टेरिलीन, दूसरा होता है लैक्सॉन और तीसरा होता है आर्लॉन। ये तीनों की निर्माण विधि और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है ग्लिप्टल रेशा और चौथा नंबर में आता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बहुलक और मेलेमीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण बहुलकों में से है और इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे लाइलन 66 हो गया, टेरिलीन के बारे में हो गया, लैक्सॉन के बारे में हो गया और आर्लॉन के बारे में हो गया। तो इन सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से बारी बारी से हम लोग एक एक पॉइंट को लिखकर क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पॉलीएमाइड में लाइलन 66 और लाइलन 6। तो लिखेंगे पॉलीएमाइड लाइलॉन 66 में हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लाइलॉन 66 क्या है, इस कैसे निर्माण होता है, इसका नाम लाइलॉन 66 क्यों रखा गया। देखिए खूब बढ़िया से इसको समझना है कि 6 और 6 2 बार 66 लिखा गया है, यानी 6 कार्बन युक्त हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, यानी 6 कार्बन युक्त हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और 6 कार्बन युक्त एडिपिक एसिड, यानी 6 कार्बन वाले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, 6 हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका, यहाँ पे देखिए संघनन कैसे हो रहा है दिखाया गया है। एडिपिक अम्ल है यहाँ पे, यानी एडिपिक एसिड है। इसमें कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है। यहाँ पे आप देखेंगे हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, ये एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिल डाइएमीन के साथ जब 280 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनन कराया जाता है तो लाइलॉन 6 का निर्माण होता है। तो एग्जाम में इस सूत्र को लिखना होगा, है ना, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लाइलॉन 66 क्यों बोला गया, 6 कार्बन युक्त हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और 6 कार्बन युक्त एडिपिक एसिड के कारण इसको लाइलॉन 66 बोला जाता है। और इसका निर्माण एडिपिक अम्ल हेक्सा मेथिलीन के डाइएमीन के संघनन के द्वारा 280 डिग्री पर जब इसको संघनित किया जाता है तो लाइलन 66 का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है, यानी साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। तो ये हो गया लाइलन 66। अब आता है लाइलन 6 क्या है। लाइलन 6 क्या है, इसको आप देखेंगे। लाइलन 6 में क्या होता है
कि लाइलन 6 जो होता है लाइलन 6 की संरचना के जैसे ही होता है, उसमें विशेष कोई अंतर नहीं होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ये कैसे बनता है, तो क्रेप्टोलैक्टम के बहुलीकरण के द्वारा लाइलन 6 का निर्माण होता है। तो क्रेप्टोलैक्टम से किस प्रकार से लाइलन 6 का निर्माण होता है, इसको जब हमें एग्जाम में लिखना होगा तो लिखेंगे कि क्रेप्टोलैक्टम को जब जल अपघटन कराया जाता है, यानी जल के साथ मिलाया जाता है, तो उसके बाद इसमें 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड का निर्माण होता है। 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड का निर्माण होता है और इसी 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड के नाम पर ही इसको लाइलन 6 बोला गया है। ठीक है, तो 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड के साथ क्रेप्टोलैक्टम जब जल के द्वारा अपघटित किया जाता है तो इसमें क्या बनता है, 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड बनता है। और जब ये बन जाता है तो फिर से इसे खूब गर्म किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन इसमें जब होता है, यानी इसमें से हाइड्रोजन्स, तो इसके बाद इसका बहुलीकरण होता है 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर से एक बार आइए कि क्या लिखेंगे एग्जाम में कि क्रेप्टोलैक्टम को जल अपघटन के द्वारा 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड प्राप्त किया जाता है और उसको खूब गर्म किया जाता है, तो डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन के बाद फिर से उसका जब बहुलीकरण किया जाता है 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें लाइलन 6 प्राप्त होता है और साथ ही में जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसके रिएक्शन को लिखकर और इसके लैंग्वेज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है कि इसका उपयोग क्या है, तो प्लास्टिक, टायर, रस्सी रेसे तैयार करने में और वस्त्र और कालीन बनाने में। वस्त्र भी बनते हैं और कालीन भी बनते हैं, तो इसका उपयोग भी आप लोग याद रखेंगे। इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में क्या होता है, कैसे पॉलिस्टर को हमने 3 पार्ट बताया था, टेरिलीन, डेक्रोन पहला है उसका पार्ट, इसको देख लेंगे। तो टेरिलीन जो होता है, हम लोग सबसे पहले, आप लोग बहुत पहले से भी जानते हैं कि टेरिलीन के कपड़े के रेशे आते हैं, कपड़े का निर्माण होता है, रस्सी का निर्माण होता है, टायर बनता है, टेंट का जो बड़ा बड़ा तिरपाल होता है उसका निर्माण होता है। मैंने उपयोग यहाँ पे लिखा है, पहले उपयोग ही बता दिया। तो चलिए, डेक्रोन कैसे बनता है या टेरिलीन का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत ही आसान सवाल है और इसको पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। डाईमिथाइल टेरीथैलेट जो होता है, डाईमिथाइल टेरीथैलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल, ये दोनों के मेन मतलब इसके बहुत सारे एकलकों के मिलने से, यानी जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका बहुलीकरण किया जाता है तो हमारा बनता है पॉलिस्टर, यानी डेक्रोन का निर्माण होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि डाईमिथाइल टेरीथैलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसके बहुत सारे एकलकों का बहुलीकरण किया जाता है तो हमारा पॉलिस्टर यानी डेक्रोन का निर्माण होता है। इसको पूरी तरीके से कंठस्थ यानी दिमाग पर बैठा लेना है। 1-2 बार कॉपी पे बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा 2-4 बार, क्योंकि ये दिमाग में आ जाए कि किसके मिलने से क्या चीजें बन रही हैं। और ये क्वेश्चन, हर जो टॉपिक है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इस वीडियो में हमने जितने कम सवालों को लिखा है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल इंक्लूड किए गए हैं, तो इसमें सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाती है। सारी चीज़ों को हमने इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। जो जितना भी क्वेश्चन इसमें आने वाला है, सारी संभावित सवालों को मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है। पॉलिस्टर में सेकंड नंबर है लैक्सोन। देखेंगे, लैक्सोन एक वास्तव में पॉलीकार्बोनेट है। लैक्सोन को एक वास्तव में पॉलीकार्बोनेट कहा गया है। और अब देखना है कि लैक्सोन का जो निर्माण होता है कैसे होता है, लैक्सोन किस प्रकार से बनता है और उसका बहुलीकरण कैसे होता है। तो लैक्सोन के बहुलीकरण में 2 भाग लेते हैं एकलक। एक तो डाईफिनाइल कार्बोनेट के एकलक भाग लेते हैं और एक बिसफिनॉल ए के भाग लेते हैं। इन्हीं पॉइंटों को याद करने की जरूरत है एग्जाम में लिखने के समय, इस बातों को ध्यान में रखना है। अगर जो आपको रिएक्शन याद नहीं आ रहा है तो कम से कम इतना भी हम लिख सकते हैं कि डाईफिनॉल कार्बोनेट और बिसफिनॉल ए के एकलकों के मिलने से लैक्सोन का निर्माण होता है, तो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन उसमें लिख देते हैं
तो उसमें 4 चांद लग जाएगा, यानी काफी अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डाइफिनॉल कार्बोनेट और बिसफिनॉल ए के एकलकों के मिलने से लैक्सोन का निर्माण होता है, और जो रिएक्शन आपके सामने है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका बहुलीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ चुके हैं। अब इसका उपयोग आता है कि घरेलू मशीनरी जो होती है, मजबूत मशीनरी होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन में, टेलीफोन का जो क्या कहते हैं, जो टेलीफोन उठाने का लिए नहीं होता एक बॉक्स टाइप का, उसका निर्माण भी इससे होता है। हेलमेट का निर्माण इससे होता है, और तमाम बहुत सारी मजबूत चीज़ें जो बनती हैं घरों में, घरेलू चीज़ों में यूज होती है, उनका उपयोग भी इसी से होता है। तो इस प्रकार से आपका लैक्सोन है, और लैक्सोन को इसको 1-2 बार ध्यान से देख लेना है, और पक्का इसको कॉपी लेकर आप लोग लिखिएगा, 1 से 2 बार जरूर लिख लीजिएगा, तो यह आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर यानी तीसरा नंबर हम लोग पॉलिस्टर देखते हैं। हाँ, पॉलिस्टर में तीसरा नंबर पे आता है आर्लॉन। आर्लॉन में क्या होता है कि इसे प्रोपिनोनाइट्राइल फाइबर भी कहा जाता है। फाइबर मतलब रेशा, स्पष्ट रूप से इसका उपयोग भी देखिए पॉलीमर रेशे के रूप में होता है। रेशे से कपड़े, तमाम तरह की दरियां, इन सारी चीज़ों का निर्माण इसे होता है ऑर्लॉन से, या इसे कपड़े के रेशे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो देखिए ऑर्लॉन में इसे प्रोपिनोनाइट्राइल फाइबर भी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले देखिए प्रोपिनोनाइट्राइल के बहुलीकरण से। किसके द्वारा होता है? प्रोपिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से। तो प्रोपिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण जब होता है तो क्या बनता है? आर्लॉन बनता है। बहुत ही आसान है, एक लाइन का चीज है, इसे आराम से याद कर लेना है। प्रोपिनोनाइट्राइल के बहुलीकरण से आर्लॉन का निर्माण होता है। किसके बहुलीकरण से आर्लॉन का निर्माण होता है? प्रोपिनोनाइट्राइल के बहुलीकरण से आर्लॉन का निर्माण होता है। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं कि इसकी रिएक्शन को 1-2 बार जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिस्टर के बाद तीसरा नंबर। अब हम लोग देख रहे हैं ग्लिप्टल रेशा। ग्लिप्टल रेशा क्या है? ये भी एक प्रकार की फाइबर से रेशे हैं। इसका भी उपयोग रस्सी बनाने में, रेशे के रूप में कपड़ा, दरी, तमाम तरह की चीज़ें बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? ग्लिप्टल रेशा का निर्माण कैसे होता है? आपको जब एग्जाम में लिखना होगा तो लिखेंगे कि ग्लिप्टल रेशा के निर्माण के लिए थैलिक एनहाइड्राइड और ग्लिसरॉल को, थैलिक एनहाइड्राइड और ग्लिसरॉल को जल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ग्लिप्टल फाइबर्स के निर्माण होते हैं। ये एकदम काफ़ी आसान है, इसको काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि थैलिक एनहाइड्राइड को ग्लिसरॉल के साथ जब गर्म किया जाता है तो ग्लिप्टल फाइबर्स का निर्माण होता है। इसका उपयोग क्या क्या है? ये जो आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इस रिएक्शन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि आपके दिमाग में आ जाए, या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब 5वां नंबर और चौथा नंबर है कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक में आता है बेकेलाइट। देखिए इसमें रिएक्शन जो है बहुत बड़ा है, तो आप उसको बुक के मदद से भी देख सकते हैं, बुक की मदद से, लेकिन ठोस अगर जो इतना भी अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। जैसे हमने इसमें लिखा कि जब फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, और फिर से फिनॉल फिर हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल के साथ फिर से संयोग करता है, तो ये उच्च दाब 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बड़े अणु का निर्माण करता है, जिस अणु का नाम होता है बेकेलाइट। यानी बेकेलाइट के निर्माण के लिए क्या होता है कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक बार रिएक्शन होता है, और फिर से फिनॉल और हाइड्रोक्सी बेंजाइड अल्कोहल जो बना होता है इसके पहले जो, उसको फिर से दोबारा होता है। जैसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बना, और जो बना उसमें फिर से फिनॉल का अभिक्रिया हुआ। तो 2 बार फिनॉल से अभिक्रिया, जब एक बार फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का होगा और एक बार फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल का होगा, तो जाकर हमारा बेकेलाइट प्राप्त होता है। अगर इसका रिएक्शन हम देखेंगे तो बहुत बड़ा है, तो उसको आप लोग बुक से देख लेंगे, और इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा है। और अगला आता है कि मेलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या है? ये भी एक प्रकार का जो आपका बहुलक है। इसको देखेंगे कि जब मेलालिन
2,4,6 यानी 2,4,6 ट्राई एमिनो और 1,3,5 ट्राई एजाइम को फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब संघनन कराया जाता है यानी अवक्रिया कराया जाता है तो बहुलीकरण के द्वारा जो बनता है उसे मेलेमिन प्लास्टिक कहा जाता है। तो इस प्रकार से तमाम सारी टॉपिकों को हम लोग अभी क्लियर कर चुके हैं और जितनी भी टॉपिक हमने अभी बताई है आप सभी लोगों से मेरा एकदम निवेदन है कि उसे 1 या 2 बार जब भी टाइम मिले देख लीजिए और देखने के बाद रिएक्शन को जब भी आप लिख रहे हो तो उसको 1-2 बार कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि वो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें सभी कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। अगर जो कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।